हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वाईफाई कैंपस में। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन देखा था कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। फिर हम लोगों ने ये भी बात की थी कि इकोनॉमिक्स के फ़ादर कौन है, जिसमें मैंने बताया था कि इकोनॉमिक्स के फ़ादर एडम स्मिथ को कहा जाता है। और फिर हम लोगों ने जो है सो उसका प्रॉपर वे में उसका डेफिनेशन को अच्छे से समझा था। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था इकोनॉमिक्स के दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा टाइप है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टूडेंट्स व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स को समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है सो हमारा अंग्रेजी भाषा के स्टूडेंट्स एक मिनट सही है स्टूडेंट्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर एक बात अच्छे से हमें समझ लेना चाहिए कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई कि इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांट दिया गया। तो इसका सबसे आसान कारण ये है कि हमारी पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज़ करने लगी। अब जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा तो नई नई तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगी। तो इकोनॉमिक्स को पढ़ने में जो है सो बहुत तरह की समस्याएं आने लगी, जिसके कारण एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है रैगनर फ्रिस्ट। उन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक्स को टू पार्ट्स में जो है सो डिवाइड कर दिया। पहला है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो में जो है सो आपका आई शब्द जो आप देख रहे हैं, माइक्रो में जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आई शब्द, ये देखिए। अब माइक्रो में ये जो आई है, इस आई का मतलब होता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत। मतलब यहाँ पर जो है सो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाएगा, इंडिविजुअल सेक्टर्स का अध्ययन किया जाएगा। जैसे कि कोई एक फर्म ले लीजिए, आप कोई एक पर्सन ले लीजिए, एक टीचर के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं, एक स्टूडेंट्स के बारे में आप स्टडी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर बात आती है कि स्टडी क्या करेंगे। तो स्टडी हम लोग करेंगे उसके इकोनॉमिक बिहेवियर की। इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको जो है सो, मान लीजिए एक बंदा है जिसका नाम है राम। राम को जो है सो उसके फादर ने 1000 रुपये दिए और कहा कि जा करके अपने लिए एक अच्छा सा शर्ट खरीद लो। राम जो है सो मार्केट में गया और उसने जो है सो वहाँ पर 1000 रुपये के 2 टी शर्ट खरीद लिए। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि उसे 1000 रुपये में एक शर्ट के बदले 2 टी शर्ट अच्छी क्वालिटी के मिल रहे थे। तो ऐसा राम ने क्यों किया? तो यहाँ पर हम लोग इसी चीज़ का स्टडी करते हैं कि मार्केट में जाने के बाद उसने ऐसा क्या देखा कि उसने जो है सो एक शर्ट की बजाय 2 टी शर्ट खरीदे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ऐसी ही चीज़ों का स्टडी करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग बेसिकली ये बात करते हैं कि कोई एक पर्सन किस प्रकार से अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है और उसका किस प्रकार से स्टडी करता है। अब यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है व्यष्टि अर्थशास्त्र अंग्रेजी भाषा के माइक्रो इकोनॉमिक्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है। इसमें आप लोग को समस्या नहीं हुई होगी क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र को इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब बात की जा रही है जो ग्रीक भाषा के माइक्रोस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है छोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि दुनिया के जितने भी इंग्लिश वर्ड्स आप देखते हैं वो कहीं ना कहीं से चुराए गए हैं या कहीं ना कहीं से लिए गए हैं। उसी प्रकार से जो हम लोग माइक्रो, जिस शब्द को हम लोग कहते हैं MICRO, ये शब्द भी जो है सो ग्रीक भाषा से लिया गया है। जो वर्ड है MIKROS। स्टूडेंट्स, माइक्रो शब्द का अर्थ होता है छोटा, मीन्स सूक्ष्म, मीन्स व्यक्तिगत। इसलिए इस शब्द को हम लोगों ने लिया और इसको जो है सो माइक्रो इकोनॉमिक्स शब्द में जो है इसे जोड़ दिया। आगे मैंने लिखा है कि अर्थात अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है एवं व्यक्तिगत आर्थिक समस्याओं को सुलझाया जाता है, उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? अर्थशास्त्र की वह शाखा, देखो हम लोगों ने अभी जस्ट बात किया था कि अर्थशास्त्र के 2 टाइप्स हैं। कौन कौन टाइप्स हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि अर्थशास्त्र की वह शाखा।
क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का ही एक भाग है, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा, अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया है अर्थव्यवस्था। अब ये अर्थव्यवस्था क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाई के बारे में बताया था मैंने आपको। कोई एक फर्म ले लीजिए, कोई एक बिजनेसमैन ले लीजिए, कोई एक टीचर ले लीजिए, एक स्टूडेंट ले लीजिए, उसका अध्ययन किया जाता है, उसका स्टडी किया जाता है एवं व्यक्तिगत आर्थिक समस्याओं को सुलझाया जाता है। अब किसी एक पर्सन की जो उसकी इकोनॉमिक समस्याएं हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उसको अगर सुलझाया जाता है तो उसी को ही हम लोग कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। स्टूडेंट्स, जैसा आप समझ पा रहे होंगे, अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें अर्थशास्त्र के व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, मतलब किसी एक पर्सन का अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है तथा उसकी आर्थिक समस्याएं को सुलझाया जाता है, उसे ही हम लोग कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब यह आर्थिक समस्या क्यों लिखा हमने, इसको भी मैंने कल समझाया था। हम लोग एक बात अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट्स कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होती क्यों है। हम लोगों के पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। लिमिटेड रिसोर्सेस का मतलब बहुत कम संसाधन है और हमारी आवश्यकताओं की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम लोग आर्थिक समस्याओं से है ना हमेशा जो है सो ग्रसित रहते हैं, प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं। हमारे पास कितना भी पैसा आ जाए लेकिन हमें वो लगता है कि वो कम है, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग जो है सो यहाँ पर आर्थिक समस्या शब्द को लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया है व्यक्तिगत आय एक फर्म। मैंने अभी आपको बताया था को व्यक्तिगत आय मतलब किसी एक पर्सन की जो इनकम है उसको हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एग्जाम्पल के रूप में लिखेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स का दूसरा भाग है समष्टि अर्थशास्त्र, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो में ए शब्द का मतलब होता है, जैसे स्टूडेंट्स आप यहाँ देख पा रहे होंगे मैक्रो में ये आप ए शब्द जो देख रहे हैं, ए शब्द का मतलब होता है एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। ठीक है, टोटल का मतलब होता है व्यापक, बहुत ज़्यादा। ठीक है, सभी लोग, ये आप इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं। अब समष्टि अर्थशास्त्र जो है सो अंग्रेजी भाषा के मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिंदी रूपांतरण है। मतलब मैंने लिख दिया है कि हिंदी रूपांतरण है, जो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ भी जो है सो ये जो मैक्रो है ये जो है सो ग्रीक भाषा के मैक्रोज शब्द से बना है और इस मैक्रोज शब्द का अर्थ होता है व्यापक। व्यापक का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें अर्थव्यवस्था के बड़े इकाइयों का अध्ययन किया जाता है एवं सामूहिक आर्थिक समस्याओं को सुलझाया जाता है, उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। मैंने क्या लिखा, अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें अर्थव्यवस्था, ये बार बार टर्म आ रहा है अर्थव्यवस्था, थोड़ा सा हम लोग इसे अच्छे से समझ लेते हैं। अर्थव्यवस्था बेसिकली होता क्या है। अर्थव्यवस्था को हम लोग शॉर्ट में अगर बात की जाए कि कोई भी कंट्री को, ठीक है, कोई भी कंट्री अथवा क्षेत्र की आर्थिक स्थिति तथा आर्थिक क्रियाओं का संचालन जिस माध्यम से किया जाता है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पढ़ पा रहे होंगे, मैंने लिखा है किसी भी देश अथवा क्षेत्र की आर्थिक स्थिति तथा आर्थिक क्रियाओं का संचालन जिस माध्यम से किया जाता है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा इंडियन इकॉनमी, चाइनीज़ इकॉनमी। इंडियन इकॉनमी इतनी ग्रो कर गई, चाइनीज़ इकॉनमी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो यहाँ अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ, मतलब कि कोई देश अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी आर्थिक क्रिया का मतलब कि वो किस प्रकार से धन अर्जित कर रहा है, उसका संचालन वो जिस भी मेथड से करता होगा उसको ही हम लोग इकॉनमी कहते हैं, उसी को हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगर इसको शॉर्ट में बात की जाए तो जीविकोपार्जन के माध्यम को ही, ठीक है, जीविकोपार्जन के माध्यम को ही अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं वह समष्टि अर्थशास्त्र को। जैसा मैंने आपको बताया था कि समष्टि अर्थशास्त्र
अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था के बड़े इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। बड़े इकाइयों का मतलब नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, या यूँ कहें कि बेरोजगारी, गरीबी, ये सब का जिस अर्थशास्त्र की जिस शाखा में इसका अध्ययन किया जाता है उसे ही हम लोग कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये अच्छे से बात पता है कि हमारे देश की जो है सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स का स्टडी जो है सो समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र का एग्जाम्पल की बात करें तो पहला है आपका राष्ट्रीय आय, दूसरा है आपका बेरोजगारी। अब हम लोग बात करते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस की। स्टूडेंट्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर करें। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन के आंसर में मैंने क्या किया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आपको अच्छे से प्रॉपर वे में दोनों का अंतर जो है सो स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। पहला हम यहाँ लिखे हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल पर्सन्स की बात की जाती है, इंडिविजुअल सेक्टर्स की बात की जाती है, इंडिविजुअल लेवल की बात की जाती है। इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में इंडिविजुअल लेवल पर क्या किया जाता है, आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है। दूसरी तरफ मैंने लिखा है समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था। अब संपूर्ण अर्थव्यवस्था का मतलब ये क्या हुआ, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का मतलब पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी, पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था, पूरे इंडिया की अर्थव्यवस्था, पूरे हज़ारीबाग की अर्थव्यवस्था, पूरे झारखंड की अर्थव्यवस्था, ठीक है, इसका जो है सो अच्छे से अध्ययन किया जाता है। अगला मैंने लिखा है व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति एवं व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं, व्यक्ति एवं व्यक्ति के व्यवहार, मतलब एक व्यक्ति किस प्रकार से उसके पास धन आने पर वो कैसा जो है सो बिहेवियर उसका रहता है, बिहेवियर चेंज होता है, उसका स्टडी हम लोग करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में। दूसरा हम लोग बात करें समष्टि अर्थशास्त्र की, तो समष्टि अर्थशास्त्र में समाज और समाज के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है कि दिवाली आने पर लोग कितना पैसा खर्च करेंगे, किस प्रकार से खर्च करेंगे, क्या उनके इकोनॉमिक बिहेवियर, क्या उनके इकोनॉमिक बिहेवियर में चेंज आएगा, उसका हम लोग स्टडी करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में। अब अगला हम लोगों ने लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अब ये नाम है, व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग जनरली कहते हैं प्राइस थ्योरी कहते हैं। दूसरी तरफ हम लोगों ने लिखा है समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र को हम लोगों ने क्या कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र को हम आय एवं रोजगार सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों लिखा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को प्राइस थ्योरी कहते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र की पहले बात की जाए, समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग पूरे इंटायर इकॉनमी का स्टडी करते हैं, इसलिए इसको जो है सो आय एवं रोजगार सिद्धांत द्वारा भी जानते हैं। और उसी प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी एक इंडिविजुअल का स्टडी किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसे कीमत सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक वस्तु की कीमत के निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। मतलब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि पार्ले जी का दाम कितना रखा जाएगा। मैं यहाँ सारे बिस्किट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ पार्ले जी की बात कर रहा हूँ। तो पार्ले जी के दाम कितना रखा जाएगा, 3 रुपया रखा जाएगा, 5 रुपया रखा जाएगा। लेकिन जब बात करें समष्टि अर्थशास्त्र में, तो समष्टि अर्थशास्त्र में वहाँ पर सामान्य कीमत स्तर की बात की जाएगी। सामान्य कीमत स्तर का मतलब कि कितना प्राइस रखा जाए कि पूरे इंटायर पॉपुलेशन को ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। अगर प्राइस ज़्यादा हो जाएगी तो वो लोग क्या करेंगे, स्ट्राइक कर देंगे, उन्हें प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगेगी, वो लोग जो है सो हल्ला करने लगेंगे। इसलिए यहाँ पर जो है सो सामान्य मतलब जनरल प्राइस लेवल की हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं कि कितना प्राइस रखा जाए। अब बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसके एग्जाम्पल की। ये एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ देर पहले भी बताया था। लिखा हुआ है एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक
फर्म इत्यादि। उसी प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र का एग्जाम्पल हो जाएगा राष्ट्रीय आय, सामान्य कीमत स्तर। अब हम लोग बात करते हैं इकॉनमी की, जो मैंने कुछ देर पहले आपको थोड़ा सा बताया था। इकॉनमी का मतलब क्या होता है? जीविकोपार्जन के साधन को ही हम लोग क्या कहते हैं? इकॉनमी कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब कोई कंट्री अपना किस प्रकार से जीविकोपार्जन कर रहा है, जिस मेथड से कर रहा है, उसी को कहते हैं हम लोग अर्थव्यवस्था। इसको हम लोग थोड़ा ब्रॉड वे में समझते हैं, थोड़ा बड़े स्तर पर समझते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। लिखा हुआ है किसी भी देश अथवा क्षेत्र की आर्थिक स्थिति तथा आर्थिक क्रियाओं का संचालन जिस माध्यम से किया जाता है, जिस मेथड से किया जाता है, उसे ही हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थव्यवस्था बेसिकली होता क्या है। अब हम लोग अर्थव्यवस्था को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब आपको एक प्रश्न आ रहा होगा आपके माइंड में कि भारत जो है सो किस श्रेणी का है? क्या ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है? भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? क्या ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, या समाजवादी अर्थव्यवस्था है, या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इस बात को हम लोग को जानने के लिए इन तीनों का हम लोगों को प्रॉपर वे में डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। लिखा हुआ है वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों एवं पूंजीपतियों का अधिकार होता है एवं देश के सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन निजी व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब एक ऐसी इकॉनमी जहाँ पर जितने भी उत्पादन के साधन हैं, अब यहाँ उत्पादन के साधनों की बात आ गई, तो उत्पादन के जितने भी साधन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस, इन 5 चीज़ों पर किसका अधिकार होता है? निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, निजी पूंजीपतियों का अधिकार होता है। मतलब यहाँ गवर्नमेंट का इनरोल नहीं होता है, मतलब यहाँ गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करती है। सरकार का बिल्कुल भी यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं होता है। सॉरी। तो ऐसे यहाँ पर प्रोडक्शन करता कौन है? तो यहाँ पर सारे का सारा प्रोडक्शन करते हैं निजी पूंजीपति, मतलब जितने भी हैं सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर्स के लोग करते हैं। तो ऐसी कंट्री के इकॉनमी को हम लोग कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं अमेरिका में गवर्नमेंट सिर्फ़ और सिर्फ सेना पर ध्यान देती है, या फिर वहाँ पर किस प्रकार से रूल और रेगुलेशन कैसे कायम किया जाए, उस पर ही सिर्फ ध्यान देती है। और बाकी बात रही प्रोडक्शन की, तो गवर्नमेंट का बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर नहीं होता है। इसलिए उस कंट्री की अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। जैसे कि हम लोग बात किए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ निजी पूंजीपति मीन्स प्राइवेट बिजनेसमैन का ही जो है सो उत्पादन के 5 साधनों पर कंट्रोल रहता है। उसी प्रकार समाजवादी अर्थव्यवस्था में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का जो है सो 5 उत्पादन के साधनों पर कंट्रोल रहता है। लिखा हुआ है वैसी अर्थव्यवस्था जहाँ उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन सरकार द्वारा तैयार किया जाता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब सोच के देखो, एक ऐसी इकॉनमी, एक ऐसा कंट्री जहाँ पर कोई प्राइवेट बिजनेसमैन नहीं है, टोटल काम गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट ही देख रही है कि किसको कितना अनाज खाना है। अब ऐसे ही इसका अगर एक एग्ज़ाम्पल की बात की जाए तो क्या हो सकता है इसका एग्ज़ाम्पल? आप बोलोगे चाइना, मैंने यहाँ लिखा भी है, लेकिन ये भी गलत है। एक टाइम पे चाइना हुआ करता था समाजवादी अर्थव्यवस्था, लेकिन आज के टाइम में ये भी धीरे धीरे चेंज होता गया है, ये भी धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ता गया है, मीन्स ये भी धीरे धीरे पूंजीवाद की ओर बढ़ते जा रहा है। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आप एक अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं नॉर्थ कोरिया,
उत्तरी कोरिया का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जो कि एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकता है समाजवादी अर्थव्यवस्था का, क्योंकि उस देश की सरकार उत्पादन के सभी साधनों पर खुद कंट्रोल की हुई है। वही डिसाइड करती है कि कौन व्यक्ति कितना खाएगा, कितना पहनेगा, क्या पहनेगा, उसको कितनी मेडिकल सुविधाएं दी जाएंगी। टोटल चीज़ कौन तय करती है? उस देश की गवर्नमेंट तय करती है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मिश्रित का मतलब जहाँ पर पूंजीवाद भी हो, समाजवाद भी हो, और हम दोनों को अगर मिक्स कर देंगे तो वो कैसी अर्थव्यवस्था हो जाएगी? मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगी। डेफिनेशन लिखा हुआ है, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार तथा पूंजीपतियों दोनों का अधिकार होता है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन पूंजीपति एवं सरकार दोनों करते हैं, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं भारत। हम भारत देश के वासी हैं, इसलिए हम लोग एग्जाम्पल भी भारत का ही लेंगे। भारत में हम लोगों ने क्या देखा कि एक तरफ मुकेश अंबानी है, लगातार वो भी प्रोडक्शन कर रहा है, अनिल अंबानी है, वो भी प्रोडक्शन कर रहा है, रतन टाटा जी हैं, वो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, और एक तरफ हमारी गवर्नमेंट है, वो भी अपने स्तर से प्रोडक्शन कर रही है। मतलब यहाँ क्या हो रहा है, एक तरफ प्राइवेट जितने भी बिजनेसमैन हैं वो अलग से प्रोडक्शन करते हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट जो है सो अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं करती है, गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करती है। उसी प्रकार सरकार भी जो है सो अलग से प्रोडक्शन करती है। सरकार लोगों को 1 रुपये किलो चावल दे देती है, जो चावल मार्केट में 30 रुपया से 32 रुपये किलो मिलता है, वही चावल गवर्नमेंट 1 रुपये देती है। मतलब यहाँ क्या हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट का अलग इन्वॉल्वमेंट रहता है, गवर्नमेंट अलग से काम करती है और प्राइवेट बिजनेसमैन अलग से काम करते हैं। मतलब एक ऐसा इकॉनमी जहाँ पर गवर्नमेंट भी काम करती है, प्राइवेट बिजनेसमैन भी काम करते हैं, और क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, गुड्स का और सर्विसेज का, मतलब वस्तुओं का और सेवाओं का। तो उस देश की अर्थव्यवस्था को हम लोग कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल एक तो हम लोगों ने लिख लिया भारत, और क्या हो सकता है? आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले सकते हैं, नेपाल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक हम लोगों ने देखा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। यहाँ पर मैंने बताया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है तथा उनकी आर्थिक समस्याओं को सुलझाया जाता है, उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। फिर हम लोगों ने देखा समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? ये अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े इकाइयों का स्टडी किया जाता है तथा उनसे रिलेटेड आर्थिक समस्याओं को सुलझाया जाता है, उसे ही हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, प्रति व्यक्ति आय। फिर हम लोगों ने बात किया था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में डिफरेंस क्या है। फिर हम लोगों ने देखा कि इकॉनमी क्या होती है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था जीविकोपार्जन के माध्यम को ही इकॉनमी कहा जाता है, अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मतलब एक देश अपना जीविकोपार्जन जिस मेथड से करती है उसको ही जो है सो इकॉनमी कहते हैं। फिर हम लोगों ने इकॉनमी को 3 भागों में बांटा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, फिर हम लोगों ने देखा समाजवादी अर्थव्यवस्था, फिर हम लोगों ने देखा मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट बिजनेसमैन का जो है सो प्रोडक्शन पर जो है सो कंट्रोल होगा, वैसे कंट्री में हम लोग उसे क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में किसका कंट्रोल होगा? गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। और अगर आगे बात की जाए मिश्रित अर्थव्यवस्था में, तो यहाँ पर गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होगा प्रोडक्शन पर और प्राइवेट बिजनेसमैन का कंट्रोल होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।